नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। ट्रंप ने एलन मस्क को मक्खी की तरह निकाल फेंका है। एक समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच काफी जुगलबंदी देखी जा रही थी, लेकिन अब खटास सामने आ रही है। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से ही सारा माहौल बिगड़ गया है। एलन मस्क को ट्रंप प्रशासन में मिलने वाली जिम्मेदारी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का पद मिला है, उनके सुर एकदम से बदल गए हैं। सत्ता और ताकत के नशे में चूर डोनाल्ड ट्रंप अच्छे बुरे, दोस्ती दुश्मनी, अपने पराये सब भूल गए हैं। उन्हें कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ अपनी जिद और धुन। भारत को दोस्त बताते बताते उन्होंने मोटा टैरिफ ठोक दिया। तो अभी तक जिस शख्स को अपना सबसे बड़ा करीबी बताने का ढिंडोरा पीट रहे थे, उससे भी किनारा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। पूरी दुनिया ने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एलन मस्क ने न सिर्फ खुले मन से ट्रंप का समर्थन किया, बल्कि उनकी पार्टी को सैकड़ों रुपए दान भी दिया। एलन मस्क चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जनता से वोट मांगते फिर रहे थे। उन्हें ट्रंप के मंच पर नाचते हुए भी देखा गया था। इतना ही नहीं, मस्क ने जर्मनी के चांसलर सहित दुनिया के तमाम नेताओं से भी ट्रंप के लिए पंगा ले लिया था। अब जबकि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान है, तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि मुझे किसी भी काम के लिए एलन मस्क की जरूरत नहीं है। कल 10 अप्रैल को पाकिस्तान के यहाँ पर जो अफगानी शरणार्थी थे, लगभग 30 लाख के करीब अफगानी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें निकालने का ऐलान किया था। ये पहले ही होना था, लेकिन ईद की वजह से इन्होंने 10 अप्रैल का दिन चुना कि ईद की छुट्टियों के बाद इन सभी शरणार्थियों को यहाँ से निकाला जाएगा। अब उस पर तालिबान ने बयान दिया है। तो तालिबान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। तो तालिबान की जो प्रतिक्रिया है, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रक्षा संकट गहरा गया है, जिसकी वजह से अब जो हमने पहले एक रेल जो हादसा, एक आतंकवादी हादसा देखा था, जिसमें एक पूरी ट्रेन को पाकिस्तान के अंदर बंधक बनाया गया था। अब उसके बाद दूसरी ये घटना है कि पाकिस्तान ने जो 30 शरणार्थी जो अफगानी थे, उनको 30 लाख उनको निकाल दिया है। तो अब तालिबान ने पाकिस्तान को नई धमकी दी है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के कार्यवाही प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो संबंध बिगड़े हैं, वो खुली धमकियों में बदल गए हैं। तो वहां के कार्यवाही प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जैसे कि पाकिस्तान वहां से शरणार्थियों को निकाल रहा है, अपने देश से अफगानी शरणार्थियों को, तो उसके बाद तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो बलोच आर्मी है, जो बलूचिस्तान को आजाद करना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और उसके साथ ही पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है तहरीक तालिबान, इसके साथ टीटीपी, इसके साथ मिलकर के अफगानी सरकार डायरेक्टली काम करेगी। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ रही है। अब इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान की यह प्रतिक्रिया केवल एक भावनात्मक नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी है, जिसने पाकिस्तान के लिए एक और देश में आर्थिक राजनीतिक संकट और दूसरी ओर पश्चिमी सीमा से सटे हुए खतरे की संभावना के रूप में ये बड़ी चुनौती पेश कर दी है। तालिबान सरकार ने शरणार्थियों के डिपोर्ट करने की कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। और इन्होंने कहा है कि अफगान के जो रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इन्होंने इसे अमानवीय, अन्यायपूर्ण और बर्बर करार दिया है, क्योंकि इसमें 30 लाख लोगों को एक साथ निकाला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसके विषय में ज्यादा चर्चा वैसे हो नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। और विशेषज्ञों का ये कहना है कि पाकिस्तान को ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। और पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो बलोचिस्तान की फ्रीडम के लिए काम कर रही है, उनको अब अफगानिस्तान की सरकार का, तालिबानी सरकार का खुला समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि ये बयान आधिकारिक रूप से दिया गया है तालिबानी सरकार के द्वारा, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के द्वारा। तो अब पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता है, और आने वाले समय में ये जो अफगानी शरणार्थी हैं उनका क्या होगा,
वो सभी बाहर हैं और उनको सड़क पर ऐसे ही मतलब निकाला जा रहा है, तो सबको इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आगे जो खबरें आएंगी उसके विषय में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर एक और खबर आ रही है जो अफगानिस्तान से ही है। अफगानिस्तान में एक बड़ा भू राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान ने अमेरिका को रणनीतिक रूप से अहम बर्राम एयरबेस सौंपने की योजना बना ली है। जो इनका एयरबेस है वो सौंपने की योजना बना ली है। अफगानिस्तान ये पाकिस्तान अमेरिका को सौंपेगा। और हाल ही में एक अमेरिकी C-17 विमान इस बेस पर उतरा जिसने सैन्य वाहन और खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसमें CIA के डिप्टी चीफ माइकल एलन भी शामिल थे। अफगान मामलों के एक जानकार ने नाम न छापने की शर्त पर यह बयान दिया है कि अमेरिका द्वारा अफगान सरकार की फ्रीज की हुई संपत्ति लौटाने पर तालिबान एयरबेस सौंपने पर सहमत हुआ है। तो बहुत लंबे समय तक अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में रही थी, जिसकी वजह से तालिबान ने की सीधे लड़ाई अमेरिका के साथ होती रही। अब इस लड़ाई में बहुत सारी संपत्ति जो कि अफगानिस्तान के अंदर है तालिबान की थी, उसको अमेरिका ने सीज कर दिया था। अब ये जो एयरबेस है बर्राम एयरबेस अफगानिस्तान का, वो ये अफगानिस्तान कि जो तालिबानी सरकार है वो अमेरिका को सौंपेंगी अब उनके इस्तेमाल के लिए। बदले में वो इनके यानी कि अफगानियों की जो फ्रीज की गई संपत्ति है वो वापस इनको करेंगे। तो ये दो खबर आ रही हैं। तालिबानी जो सरकार है उनकी बड़ी आलोचना हुई, ये कट्टरपंथी सरकार है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब ये मेन स्ट्रीम में सरकार वहां पर चला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उन्होंने जो पाकिस्तान को धमकी दी है उसको लेकर के ये आगे क्या काम करेंगे या फिर ये कोरी धमकी ही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसमें अभी के लिए इतना ही। जैसे कि हम हर रोज AI और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक वीडियो लाते हैं, तो आज की जो इसमें रिपोर्ट है वो है कि भारत के में एक स्टार्टअप है, AI का स्टार्टअप है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उस स्टार्टअप का दावा है कि वो एडवांस चिप के इस्तेमाल के बिना ही AI मॉडल चला रहे हैं। जो आम कंप्यूटर है वो उस पर कारगर है, इनकी जो स्टार्टअप है। आपको बता दें कि AI में स्टार्टअप जो मतलब AI जिस मशीन पर चलता है, इनके जिस कंप्यूटर पर चलता है, उसके लिए एडवांस कंप्यूटिंग चिप इस्तेमाल करनी होती है जिस पर दबदबा चीन और अमेरिका का है। लेकिन ये जो स्टार्टअप है इन्होंने दावा किया है कि जो आम कंप्यूटर है हम उसको इस्तेमाल करते हुए उस पर भी अपने AI मॉडल जो इनका स्टार्टअप है उसको चला सकते हैं। तो पूरी खबर हम जान लेते हैं, ये काफी अच्छी खबर है। तो ये एक भारतीय स्टार्टअप ने एडवांस कंप्यूटिंग चिप इस्तेमाल किए बिना लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चलाने का दावा किया है। और इस स्टार्टअप का नाम है जीरो लैब। और जीरो लैब के इस AI स्टार्टअप ने किफायती सिस्टम के लिए देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी डिजाइन्स से मदद ली। जीरो लैब का कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क IIT मद्रास के सहयोग से डेवलप किया गया है। लैब का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म आर्म कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के CPU पर चलने में सक्षम है। और आमतौर पर लार्ज AI मॉडल चलाने के लिए महंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम GPU के नाम से जानते हैं उसकी इस्तेमाल करना पड़ता है। और दुनिया भर में अमेरिका और चीन का दबदबा है। अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया और इसका GPU मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा है और इसकी एडवांस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बहुत महंगी है, जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 हजार डॉलर होती है, प्रति यूनिट होती है। तो जीरो लैब का दावा है कि वह एडवांस AI मॉडल को पर्सनल कंप्यूटर पर चलने के लिए कस्टमाइज कर सकती है, ये इनका दावा है। और इसको सक्षम इस पूरे के पूरे जो ये स्टार्टअप इन्होंने बनाया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए आपके घर में जो कंप्यूटर है उसमें जो CPU है उसको थोड़ा उसका प्रोसेसिंग जो है उसको थोड़ा बढ़ा करके उसको ही वो AI कंप्यूटर में एक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इनका दावा है। तो यही इनका मॉडल है। और इस मॉडल में काम करने के लिए इन्होंने मद्रास जो IIT से मदद ली है। तो ये काफी अच्छी खबर है। इन्होंने पूरा समझाया है कि किस प्रकार से वो इस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका का AI चिप के निर्यात पर
पाबंदी जो है वो लगी हुई थी, जिसकी वजह से चाइना को भी अपने यहाँ एआई डेवलप करने में काफी दिक्कतें आई। उन्होंने भी किसी तरीके से अपने यहाँ इन हाउस इनके चाइना में ही एआई जो चिप्स होती हैं, जो कंप्यूटिंग चिप होती हैं, उनका प्रोडक्शन किया और उसके बाद अपने एआई मॉडल्स को तैयार किया। भारत के सामने भी सेम ही चुनौती आ रही है, जिसमें एडवांस कंप्यूटिंग चिप के इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से इसको आयातित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रोक लगाई हुई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो जीरो स्टार्टअप है, ये एआई स्टार्टअप जीरो लैब, ये दावा कर रहे हैं कि ये उस महंगी चिप के बिना भी जैसे कि इनविडिया इसमें यूज होता है जीपीयू, उसके बिना भी ये साधारण कंप्यूटर मशीन को कन्वर्ट करते हैं एआई जनरेटिव मशीन में। तो अब इसमें अमेरिका का में जो चिप के निर्यात पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है, उससे भारत पर क्या असर पड़ा और अभी की क्या खबर है। तो बता दें कि भारतीय स्टार्टअप के इस किफायती प्लेटफॉर्म से देश को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने में भी मदद मिल रही है। अमेरिका ने हाल ही में 18 प्रमुख सहयोगी देशों को छोड़कर भारत सहित अन्य देशों को चिप का निर्यात पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा हुआ है। यानी कि वो अपने कुछ 18 देश हैं, उनको तो वो चिप वो निर्यात करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन भारत को उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है इस चिप के निर्यात में। तो इसके तहत भारतीय कंपनियां सालाना 1700 एडवांस इनविडिया H100 चिप तक आयात कर सकती है। इनकी कैप लगाई हुई है भारत पर। लार्ज एआई मॉडल्स के लिए पावरफुल जीपीयू की जरूरत होती है। तो ये पावरफुल जीपीयू का रिप्लेसमेंट जीरो लैब ने अपने तरीके से ढूंढ लिया है, और देखना ये होगा कि इन फ्यूचर इस जीरो लैब पर हमारी नजर रहेगी। इन्होंने जो दावा किया है और ये कितना सक्सेसफुल होते हैं, और मद्रास आईआईटी के साथ मिलकर जो ये काम कर रहे हैं, उस पर आगे क्या खबर आएगी तो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है जिस चीज से भारत जूझ रहा है, जिसकी वजह से जो आम व्यक्ति का, भारतीय का सवाल हो सकता है कि ऐसे एआई भारत में क्यों नहीं बनते, जैसे चैट जीपीटी या फिर डीप सीक। तो उसको लेकर के जो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो एडवांस जीपीयू की आ रही है, जो भारत के पास अवेलेबल ये नहीं है। अमेरिका से आयातित होता है और अमेरिका ने कैप लगा रखा है, भारत एक लिमिट तक ही वहां से ले सकता है। तो अब ये खबर बहुत पॉजिटिव है। आपका इसके विषय में क्या विचार है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल 10 तारीख को तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया, तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। तहव्वुर राणा की आज पूरी हिस्ट्री जानेंगे, कैसे इसका डेविड कोलमैन हेडली के साथ संबंध था, और अमेरिका में इसको 14 वर्ष की सजा हुई थी। अब भारत में इसको फांसी भी हो सकती है। तो जो हमला हुआ था 2008 में मुंबई के अंदर, उसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिवारजनों ने, सभी ने इस पर खुशी जताई है और कहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए। तो जान लेते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ था तहव्वुर राणा के साथ। तो अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार उन्होंने बताया कि डेविड हेडली ने सुनवाई के दौरान बताया था कि 26 से 28 नवंबर 2008 के बीच लश्कर के अजमल कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई में जो हमला किया था, उसके समेत कई जगह जो हमले हुए थे उसमें इन जगहों की रेकी की गई थी। तो ये रेकी जो की थी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी, और राणा ने ही इसको भारत का वीजा दिलाने में मदद की थी, जो तहव्वुर राणा है। साथ ही इसने मुंबई में ऑफिस मुहैया कराने पर भी इसको सहायता की थी। तो आपको बता दें कि मुंबई हमले में 166 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी और 238 लोग इसमें घायल हो गए थे। तो ये लिंक था डेविड हेडली के साथ तहव्वुर राणा का। अब डेविड हेडली जेल में है और उसका प्रत्यर्पण नहीं हुआ है। तो इसमें क्यों नहीं हुआ है? इसके अनुसार अमेरिकी कोर्ट ने हेडली को 2013 से 35 साल की सजा दी हुई है, यानी कि 2048 तक वो जेल में रहेगा। हेडली ने इस शर्त पर लश्कर और आईएसआई के बारे में अमेरिका को बताया था कि वे उसे भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे। इस वजह से भारत के बार बार अनुरोध करने पर भी हेडली को नहीं सौंपा गया। सेम यही किया था तहव्वुर राणा ने, कि उसने कोशिश की थी कि अमेरिका के अंदर ही उस पर केस चले या उसको जो सजा मिलनी है वही हो, भारत में उसको ना सौंपा जाए भारत को। लेकिन फिर भी
अभी भारत ने इसमें एक जीत हासिल की और उसको भारत वापस लाने में हम कामयाब रहे हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि जो अमेरिका के साथ भारत की यह जो प्रत्यर्पण संधि होती है कि एक अपराधी जो किसी दूसरे देश में छिपा है उसको जब हम अपनी कंट्री लाते हैं तो उस संधि का असर क्या होगा, इस व्यक्ति को सजा कितनी मिलेगी। तो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को यदि फांसी होती है, जो कि पॉसिबल है कि उसको फांसी होगी, तो उसके आड़े ये प्रत्यर्पण संधि नहीं आएगी, यानी कि उस पर खुले तरीके से उस पर मुकदमा चल सकता है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब तहव्वुर राणा को कोर्ट के सामने, स्पेशल जो कोर्ट है उसके सामने पेश किया गया था और जिसमें एनआईए को तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड मिल गई है। अब एनआईए अपने मुख्यालय में इससे 18 दिन के लिए पूछताछ करेगी और अभी तक की जांच में कई आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। तो वर्ष 2009 में दर्ज हुई थी इस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि तहव्वुर राणा के खिलाफ 2009 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जब इसका नाम सामने आया था डेविड कॉर्नवेल हेडली के जो बयान थे उसके बाद। तो उसके बाद से इस पर एफआईआर है और अब 2025 में जाकर के ये भारत के हाथ लगा है। तो अब जांच में कई आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। अब इसको आगे फांसी हो सकती है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकी वारदात के मामले में भारत और अमेरिका का कानून अगर देखा जाए तो तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो सकती है। उसमें कानून जो है प्रत्यर्पण का वो आड़े नहीं आएगा। तो अभी इसमें खबर इतनी ही है, जैसे इसकी जो 18 दिन की जो रिमांड रहेगी उसमें एनआईए पूछताछ जो कर रही है उसमें और कितने आतंकियों के नाम सामने आएंगे, क्या अभी भी जो आतंकी हैं वो भारत में सक्रिय है या नहीं, या भारत की सुरक्षा को लेकर के ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा को अपने कंट्री का नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। भारत चाहता ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको घेरा जाए और उनके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे किए जाए ताकि 26/11 हमले में ताकि जो मुंबई का जो हमला था जिसमें जो मारे गए लोग हैं उनको न्याय मिल सके। अब अमेरिका में जो भारत में मुंबई में जो 2008 में हमला हुआ था उसमें मारे गए लोगों को न्याय मिल सके। अब उसमें 2 कंट्री में केस चल रहा है, अमेरिका के अंदर चल रहा है और भारत के अंदर चल रहा है। यदि भारत ये कामयाब हो जाता है सबूत देने में, जुटाने में कि ये व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसमें शामिल थी, दैट मीन पाकिस्तान की जो सरकार है उन पर डायरेक्ट आरोप लगता है इस मुंबई हमले में, आतंकी हमले को लेकर के। यदि ऐसा होता है तो भारत में और अमेरिका में जो केस चल रहे हैं इन आतंकवादियों पर, उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली बैकफुट पर आ जाएगा और इसका जो विदेशी जो संबंध है उस पर गहरा असर पड़ेगा। तो देखना है कि पाकिस्तान क्या इसमें कामयाब होगा अपने आप को बचा पाने में, या भारत पाकिस्तान को घेरने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगा। इस पूरे की पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इसके विषय में क्या जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।